साथियों, जो एस्पिरेंट्स 26, 27, 28 का अटेम्प्ट देने वाले हैं, आजकल उनकी क्लासेस ले रहा हूं। एक चीज ऑब्जर्व की, दो डिफिकल्टीज एस्पिरेंट्स फेस कर रहे हैं। पहले, जब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन पॉलिटी में पढ़ाता हूं तो काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो उन्होंने पहली बार सुने। दूसरी डिफिकल्टी ये कि काफी सारे मैंने ऑब्जर्व किया कि जो स्टूडेंट्स हैं वो हिंदी मीडियम से आए हुए हैं, तो उन्हें इन वर्ड्स का हिंदी अनुवाद आसानी से नहीं मिलता। क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूं तो कई बार मुझे भी नहीं पता होता। इसीलिए इस प्रॉब्लम को काफी सारे दर्शक जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं हैं वो भी फेस कर रहे होंगे। इसलिए ये लेक्चर मैंने डिजाइन किया है जहां पर हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंडियन पॉलिटी के वर्ड्स का मीनिंग समझेंगे इंग्लिश में। आप यहां पर उनका हिंदी टर्म भी देख सकते हैं कि हिंदी में उस टर्म इंग्लिश वर्ड के लिए क्या टर्म यूज की जाती है। इंग्लिश में भी मीनिंग जानेंगे, हिंदी में भी मीनिंग जानेंगे, और ये आपका एक पोल्टी कोश बन जाएगा, एक शब्द कोश बन जाएगा जो आई एम श्योर आपकी पोल्टी की जर्नी को आसान बनाएगा। पहला वर्ड है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट का हिंदी टर्म है स्थगन करना। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं। समझिए आप हाउस का सेशन चल रहा है, हाउस ऑर्डर में नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो गया, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज होगी या कुछ भी हो गया, या कभी कभी आपने देखा होगा कोई अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज के साथ साथ कभी कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो गया, जैसे किसी नेता की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई या कोई हादसा ऐसा हो गया जिसके करके हाउस की प्रोसीडिंग्स आगे नहीं बढ़ सकती। उस टाइम पे हाउस को एडजर्न किया जाता है, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड एडजॉर्नमेंट। ओके, सस्पेंशन ऑफ प्रोसीडिंग्स टू अनदर टाइम और प्लेस, कार्यवाही को अगले समय तक स्थगित करना। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड्स हम देखने वाले सेशन में, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अमेंडमेंट। अमेंडमेंट को हिंदी टर्म है संशोधन। अमेंडमेंट का मतलब होता है जो आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर देता है कि इंडिया का पार्लियामेंट हमारे संविधान के किसी भी प्रोविजन को अमेंड कर सकता है, यानी फॉर्मल चेंज कर सकता है, एडिशन कर सकता है, डिलीट कर सकता है। संविधान में औपचारिक संशोधन या जोड़, उसे अमेंडमेंट कहते हैं। ऐसे ही आर्टिकल, अनुच्छेद, स्पेसिफिक सेक्शन और क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 1 इंडिया दैट इज भारत, ओके, आर्टिकल 2, 3, ओके, ये सब मोस्ट एग्जाम में आप जो आर्टिकल सुनेंगे आर्टिकल 21 है, ये भी आपको बता दूं। तो संविधान के विशिष्ट अनुच्छेद या खंड, उसके लिए आप जो वर्ड सुनेंगे वो आर्टिकल्स होते हैं। आप देखेंगे जैसे आर्टिकल 21 है, कई बार यहां पर भी एक नंबर होता है ब्रैकेट में, इसे कहते हैं सब क्लॉज। क्या कहते हैं? सब क्लॉज। तो आर्टिकल 21 मतलब अनुच्छेद 21, सब क्लॉज 1। ओके, तो ये चीज याद रखिएगा। आर्टिकल से आप एक और चीज पहचान सकते हैं, अगर स्मॉल अल्फाबेट्स आर्टिकल के साथ लिखे हुए हैं, दैट मीन्स वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट था। अगर आर्टिकल के साथ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं, कोई बड़ा अल्फाबेट यूज हुआ है, तो दैट मीन्स इट वाज एडेड बाय द अमेंडमेंट। तो ये एक चीज याद रखिएगा जो हमने आर्टिकल के साथ सीखी हुई। आगे देखते होते एसेंट, स्वीकृति, ओके, हामी भरना, फॉर्मल अप्रूवल बाय द प्रेसिडेंट टू ए बिल पास बाय द पार्लियामेंट। एसेंट वर्ड आप तब सुनेंगे जब पार्लियामेंट अपनी हामी भरते हैं, जब प्रेसिडेंट साहब पार्लियामेंट ने जो बिल पास किया हुआ है उसको हाँ करते हैं, फॉर्मली अप्रूव करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा विधेयक की औपचारिक स्वीकृति, ओके। अटॉर्नी जनरल, ओके, महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल जो सरकार का वकील होता है। गवर्नमेंट को भी तो वकील चाहिए, तो गवर्नमेंट के वकील को, लीगल एडवाइजर को हम लोग कहते हैं अटॉर्नी जनरल, महाधिवक्ता, चीफ लीगल एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, भारत सरकार का प्रमुख विधिक सलाहकार। आगे बढ़ते हैं, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज। आपको इतना पता है कि जो हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, इनको बहुत सारे विशेष अधिकार दिए गए हुए हैं, कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं स्पेशल। आप पढ़ेंगे जैसे इनको कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें देता है, उस पर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन जो हमारे ये एमपीज पार्लियामेंट में बैठे, इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं इन द फ्लोर ऑफ द हाउस। ऐसे इनको अरेस्ट से भी प्रिविलेजेस मिली हुई, इन्हें अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर इनकी उल्लंघना होती है तो देयर इज ए ब्रीच ऑफ प्रिविलेज।
विशेष अधिकार का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का हिंदी अनुवाद, वॉयलेशन ऑफ राइट्स एंड इम्यूनिटीज ऑफ द पार्लियामेंट और इट्स मेंबर्स, ओके, संसद या सदस्यों के विशेष अधिकारों का उल्लंघन जो इन्हें दिए हुए हैं। मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स दे दी कौन कौन से दिए हुए हैं। इसे हम लोग नाम देते हैं ब्रीच ऑफ प्रिविलेज या विशेष अधिकारों का उल्लंघन। आगे बढ़ते हैं। कंसोलिडेटेड फंड, संचित कोष। भारत सरकार का भी अपना एक अकाउंट है जहां भारत सरकार का सारा पैसा आता है। इस अकाउंट को संचित कोष या कंसोलिडेटेड फंड कहा जाता है। मेन अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द ऑल रिसीव्स एंड एक्सपेंडिचर्स, सरकार का प्रमुख राजकोष जहां सारी आमदनी और खर्च होता है। तो आप जब वर्ड आप कंसोलिडेटेड फंड सुनेंगे, आपके सामने कोई बोल रहा है, तो दैट मीन्स सरकार का मेन अकाउंट, संचित कोष। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, पॉलिटी का जैसे आप स्टार्ट करेंगे, आप पहली चैप्टर से इस वर्ड को सुनना शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, वो बॉडी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करे, संविधान बनाने वाली सभा। या तो ये डायरेक्टली इलेक्टेड हो सकती है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड हो सकती है, इसके बारे में भी आप पढ़ेंगे। उसके बाद हो गया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी आप बहुत ज्यादा न्यूज में पढ़ने वाले हैं। एक सेइंग है इंग्लिश में, यू कैन क्रिटिसाइज ए जजमेंट बट यू कैन नॉट क्रिटिसाइज ए जज। जो जजमेंट दी गई है जज द्वारा, उससे आप टिप्पणी, उस पर आप टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन जज के ऊपर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सरकार ने कोई ऑर्डर दिया है, आप उसे मानने से मना कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है ना। न्यायालय की अवमानना, ओके, न्यायालय की अवमानना, ये हिंदी टर्म है इसके लिए। डिसरिस्पेक्ट और डिफाइंस ऑफ द कोर्ट अथॉरिटी, न्यायालय की अवमानना करना, दैट इज कॉल्ड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। बहुत बार हम न्यूज में पढ़ेंगे। कंटीजेंसी फंड, कंसोलिडेटेड फंड हमने पढ़ा, जिसमें मैंने आपसे कहा कि मेन अकाउंट है सरकार का। अब जैसे हम मोबाइल के पीछे कई बार पैसे डाल के रखते हैं इमरजेंसी खर्चों के लिए, ऐसी सरकार ने भी एक फंड रखा हुआ है कि कल कोई इमरजेंसी, कोई खर्चा आ जाए, कोई हादसा हो जाए, भगवान हम सबको बचाए, तब हम कंटीजेंसी फंड से सीधा पैसा निकाल सकते हैं। प्रेसिडेंट साहब के पास होता है। इसे कहते हैं आकस्मिक कोष, आकस्मिक कोष, आकस्मिक कोष, फंड फॉर अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर विदाउट प्रायर अप्रूवल, यानी इमरजेंसी के लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल के बिना भी इसको यूज कर सकते हैं। आकस्मिक और आपात खर्च के लिए निधि, कंटीजेंसी फंड किसके पास होती है? प्रेसिडेंट के पास। डेमोक्रेटिक, ये तो आप बिल्कुल जानते ही होंगे सबके सब, ओके। लोकतांत्रिक, ए सिस्टम वेयर पावर लाइज विद द पीपल, हमारा प्रेम्बल इसी वर्ड से स्टार्ट होता है, वी द पीपल, जो दर्शाता है कि भारत में सारा पावर लोगों के हाथ में, द रियल पावर लाइज इन द हैंड ऑफ द पीपल, ओके। उसके बाद जिसमें सत्ता जनता के हाथों में हो, जैसे हम लोगों के हाथ में। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, निदेशक सिद्धांत, इसका हिंदी अनुवाद है निदेशक सिद्धांत। देखिए, कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ ऐसे सोशल इकोनॉमिक राइट्स हैं जो इंडिपेंडेंस के टाइम पे, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, जैसे राइट टू एजुकेशन है, फ्री एजुकेशन, राइट टू फ्री लीगल एड है। जब हम आजाद हुए, हमारे पास इतना पैसा नहीं था कि हम सारे सिटीजन्स को ये दे पाए। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने इन्हें डीपीएसपी में रखा और सरकार से कहा, फ्यूचर में आने वाली सरकारों से, कि जब आपके पास पैसा होगा आप ये सिटीजन्स को दीजिएगा। इन्हीं को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया है, पार्ट 4 में हमारे संविधान के। इन्हें निदेशक सिद्धांत कहते हैं, राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे हमारे देश में वेलफेयरिज्म अचीव होगा इन सिद्धांतों का पालन करने से। फिर आप एक वर्ड सुनेंगे, डिसोल्यूशन, कि डिसॉल्व हो गया, है ना। विघटन, हिंदी में से विघटन कहते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है, नए चुनाव होते हैं, उसी को डिसोल्यूशन कहते हैं। कई बार सरकार की मेजॉरिटी लूज हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तब भी लोकसभा डिसॉल्व हो जाता है। सो दैट इज द वर्ड डिसोल्यूशन, विघटन, ओके। विधानमंडल का कार्यकाल समाप्त करना। फिर डॉक्ट्राइन ऑफ स्वीरेबिलिटी, पृथक्करण का सिद्धांत, पृथक्करण का सिद्धांत हिंदी में से कहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जांपल आईटी एक्ट है, आईटी एक्ट है हमारा, जो हमारे इंटरनेट को रिलेटेड जितने भी लॉज है वो आईटी एक्ट में
उसमें यह था कि सरकार किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है फॉर इंसल्टिंग वर्ड्स। उसमें एक सेक्शन था जहां पर यह लिखा था कि सरकार किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है अगर वो वर्ड इंसल्टिंग है। अब मैं टीचर हूं आपका, मैं किसी स्टूडेंट से कह रहा हूं कि पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा, नहीं तो आपको रिक्शा चलाना पड़ेगा। क्या मेरे ऊपर कोई केस कर सकता है रिक्शे वाला कि सर आप तो हमारी इंसल्ट कर रहे हैं? मैंने उसे मोटिवेट करने के लिए कहा। तो ये कहना कि इंसल्टिंग वर्ड्स आपको अरेस्ट करवा सकते हैं, आईटी एक्ट में लिखा हुआ था, ये तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। लॉ हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट होता है। तो जब ये केस गया सुप्रीम कोर्ट में, इसे हटाया गया, इस सेक्शन को हटाया गया, पूरे आईटी एक्ट को नहीं हटाया गया। तो एक पार्ट को जब हटाना, दैट इज द डॉक्ट्राइन ऑफ स्यूरेबिलिटी। पार्ट्स ऑफ लॉ कैन बी इनवैलिडेटेड विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट। पूरे आईटी एक्ट को नहीं हटाया गया, सिर्फ इस चीज को हटाया गया जहां पर लिखा था, आईटी एक्ट सेक्शन 66A था, जहां पर लिखा हुआ था कि वर्ड्स जो इंसल्टिंग होते हैं वो आपको अरेस्ट करवा सकते हैं, क्योंकि ये वायलेशन थी हमारे फंडामेंटल राइट्स की। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरे के पूरे आईटी एक्ट को नहीं हटाया, खाली इस सेक्शन को हटाया। इस डॉक्ट्राइन को डॉक्ट्राइन ऑफ स्यूरेबिलिटी कहते हैं, पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। डबल जेपार्डी, दोहरा दंड, प्रोसिक्यूशन ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, एक ही अपराध के लिए 2 बार मुकदमा नहीं चल सकता। एक मुकदमे पे एक ही सजा आपको मिलेगी, आपको 2 बार सजा नहीं हो सकती। ये डबल जेपार्डी इसी को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधिक प्रक्रिया का पालन। हर किसी को हक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उसके केस का फैसला हो, दोनों पक्षों को सुना जाए, एक ही पक्ष को सुनकर फैसला ना सुनाया जाए, जो कानून में लिखा हुआ है उसी हिसाब से कार्रवाई हो, इसी को हम ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं। फेयर लीगल प्रोसेस रिक्वायर्ड बिफोर डिप्राइवेशन ऑफ लॉ, उचित कानून प्रक्रिया का पालन करना। इक्वालिटी, समानता, सबको बराबर ट्रीट करना, सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार करना। एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, ब्रांच, एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, ये सब एग्जीक्यूटिव है। स्टेट में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर, सब एग्जीक्यूटिव। डीएम साहब एग्जीक्यूटिव हैं, जिनका कार्य ये है कि जो पार्लियामेंट ने फैसले लिए हैं उनको इंप्लीमेंट करना, कानून लागू करने वाले कार्यकर। ओके, सो ये हमने यहां तक कर लिया। आगे बढ़ते हैं। फ्रेटर्निटी, प्रियम्बल में आप ये वर्ड पढ़ेंगे, फ्रेटर्निटी। ओके, बंधुत्व, भाईचारा, शॉर्ट में बोलूं तो भाईचारा। फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड अमॉन्ग द सिटीजन्स, जो ये हम सब में भाईचारा है, जो यूनिटी है, फ्रेटर्निटी है, हम सब इंडियंस है। चाहे मैं भारत के किसी भी राज्य से आपकी क्लास लूंगा, आप किसी भी राज्य से क्लास मेरी देख रहे हैं, हम सब पहले भारतीय हैं। नागरिकों को भाईचारे की भावना। फिर फंडामेंटल राइट्स, ये तो आपको पता ही होगा, पार्ट 3 आर्टिकल अगर आप देखेंगे 12 से लेके 35 तक, इट डील्स विद द फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार गारंटीड है। वो राइट्स जो गारंटीड है, जो स्टेट के खिलाफ है, जो सरकार के खिलाफ है, गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोटेक्टेड बाय द जुडिशरी। गारंटी संविधान कर रहा है, प्रोटेक्ट जुडिशरी कर रहा है, हमसे राइट छीन नहीं सकते। बेसिक राइट्स गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान द्वारा एक मौलिक अधिकार। हेबियस कॉर्पस, जैसे अभी आपने पढ़ा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना। अगर आपको कोई कभी पुलिस किसी को अरेस्ट करती है तो कुछ 2 कंडीशन है इस ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अंदर जो फॉलो करनी है पुलिस को। आपके नियर एंड डियर्स को इन्फॉर्म करना है कि हम इसको अरेस्ट कर रहे हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत कर रहे हैं वो भी बताना है, और आपको 24 घंटे के अंदर अंदर, वर्किंग आवर्स के अंदर अंदर, जब आप ज्यूरिसडिक्शन में आपको कोर्ट लेके जाना है। ये काम पुलिस को करने नहीं कर रही पुलिस, फेल हो रही है ड्यू प्रोसेस फॉलो करने में, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाएंगे, हेबियस कॉर्पस के लिए फाइल करेंगे। बंदी प्रत्याशीकरण, यानी जो डिटेन पर्सन है उसके साथ ड्यू प्रोसेस फॉलो नहीं हुआ है, उसके फंडामेंटल राइट्स की उल्लंघना हुई है, कोर्ट उन्हें बोलेंगे कि आप इन्हें लेके आए। बंदी को अदालत में प्रस्तुत करने का आदेश, इस रिट को, इस ऑर्डर को जो कोर्ट इशू करेगा, पुलिस को बोलेगा इसको यहां पे लेके आओ, इसे हेबियस कॉर्पस बोलते हैं। आगे आपको बता दूं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एक बड़ा हर्डल, ऐसे जैसे मैं अभी लेक्चर ले रहा हूं ऐसे तो कई हर्डल्स हम लोग यहां पर
यूट्यूब पे ही सॉल्व कर देंगे। अगर आपको अच्छे से और ज्यादा अच्छे से तैयारी करनी है तो एक बड़ा हर्डल होती है फीस। अनअकैडमी 15 जून तक अपनी यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन आपको 17,999 में दे रहे हैं। आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, आप मेरा कोड NAVI57 यूज कर सकते हैं, NAVI57। आपको इस सब्सक्रिप्शन के साथ 12 महीने की फ्री एक्सटेंशन भी मिलेगी। अपनी प्रिपरेशन को और अच्छे से करिए, प्लान करिए, बेस्ट मेंटर्स के साथ करिए इंडिया के। वहीं अगर आप खाली मेंस के लिए तैयारी करना चाहते हैं, प्रीलिम्स आपका पास हो गया है, स्पेशल ऑफर आपके लिए लेके आए 2,999 में हमारी सभी पूरी कंप्लीट जो मेंस का कोर्स है वो आपको मिलेगा। अगर आप सेपरेटली लेना चाहते हैं तो GS1, GS2, GS3 या GS4 या ऐसे और एथिक्स, ये आपको 1,999 में मिलेगा। सब कुछ लोगे तो 2,999 में। कोड मेरा यूज कर लीजिएगा फॉर एडिशनल डिस्काउंट। ऑप्शनल लेना चाहते हैं सो 12 जून से वी आर स्टार्टिंग ऑप्शनल्स। ओके, वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड द ऑप्शनल्स। सो ये सब वो ऑप्शनल्स हैं जो आप बेस्ट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इम्पीचमेंट, अभी ये काफी बार न्यूज में होता है। इम्पीचमेंट बेसिकली प्रेसिडेंट के साथ यूज की जाती है, हिंदी में इसका अर्थ है महाभियोग, लेकिन जजेस के साथ भी आजकल यूज किया जा रहा है। बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में जजेस के लिए वर्ड यूज हुआ, दैट इज रिमूवल ऑफ जजेस। तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए वर्ड इज इम्पीचमेंट। तो ये महाभियोग वो प्रोसेस होती है जब प्रेसिडेंट को, या जजेस भी चलो ले लो, लूजली वर्ड है, जजेस का भी यूज कर लेते हैं, उनको हटाया जाता है, अपनी पोजीशन से हटाया जाता है। जुडिशियल रिव्यू, आर्टिकल 13। आप मिनर्वा मिल्स केस देखिए, जज साहब ने कहा था कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 ये कहता है कि खाली फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट करेंगे, जो अब्रिज करेंगे, कॉन्ट्रावीन करेंगे, उन चीजों का आप कोर्ट में एक बार रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन मिनर्वा मिल्स केस के बाद एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर जुडिशियल रिव्यू, मतलब गवर्नमेंट का कोई भी ऑर्डर, गवर्नमेंट की कोई भी एक्शन, कोई भी कानून, कोई भी अमेंडमेंट आप चैलेंज कर सकते हैं इन द जुडिशरी, इन द कोर्ट्स। उसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक समीक्षा, कोर्ट्स पावर टू चेक कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ ए लॉ, कानून की संवैधानिकता को की समीक्षा करने की शक्ति। जुडिशरी, न्यायपालिका, सिस्टम ऑफ कोर्ट जैसे इंडिया में है, यू मस्ट हैव सीन, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट। ओके, सो हमारा ये कोर्ट का सिस्टम है। आगे लेजिस्लेचर, विधायिका, जहां पे लॉ बनता है, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, पार्लियामेंट हमने देखा हुआ है। तो यहां पर कानून बनता है बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, कानून बनाने वाली संस्था। लिबर्टी, स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, सोचने की, बोलने की, मतलब वो आजादी जिसमें कोई रोक टोक ना हो, रिस्ट्रिक्शंस ना। जैसे मैं सोच रहा हूं आपको पढ़ाते हुए कि ये वीडियो शायद 1 मिलियन हिट कर जाएगी, मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सोच पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप बैठे बैठे क्लास देखते देखते DC बन सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। दैट इज द लिबर्टी, जहां कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो। ओथ ऑफ ऑफिस, आप देखेंगे कि 3rd शेड्यूल में हमारे संविधान के काफी सारी ओथ्स दी हुई है, शपथ दी हुई है। जब भी कोई ऑफिसर, कोई मेंबर ओथ लेता है, शपथ लेता है, किसी ऑफिस को ग्रहण करता है, तब वो शपथ लेता है। सो पद की शपथ, फॉर्मल प्रॉमिस मेड अज्यूमिंग ए रोल, पद ग्रहण करने से पहले ली जाने वाली औपचारिक शपथ। ओके, इसके बाद मैंडामस, आधिकारिक परीक्षा। ठीक, देखिए जब भी कोई सरकार में कोई डिपार्टमेंट बनता है, कोई भी डिपार्टमेंट बनता है, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे घर में, फॉर एग्जाम्पल किसी के घर में चोरी हो जाए, तो वो पुलिस में क्यों फोन करते हैं? वो फायर ब्रिगेड या बिजली विभाग को क्यों नहीं फोन करते? या भगवान बचाए कभी आग लग जाए तो फायर विभाग को फोन क्यों करते हैं? सीधे बिजली वालों को फोन क्यों नहीं करते? है तो सब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट। बिकॉज जो भी डिपार्टमेंट बनता है उसकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी ड्यूटी होती है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करता तो हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, फाइल कर सकते हैं रिट कि ये डिपार्टमेंट है, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर सकता। कोर्ट उन्हें बोलेगा कि आप ड्यूटीज परफॉर्म करें, ऑर्डर इशू करेगा, उसे मैंडेमस कहते हैं, ऑर्डर टू ए पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी, सार्वजनिक अधिकारी को कार्य करने के लिए आदेश। प्रियम्बल, वी द पीपल स्टार्ट होता है।
प्रस्तावना, ओके, जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हमारा है, संविधान का उद्देश्य बताने वाला परिचय, प्रिविलेज मोशन, विशेष अधिकार प्रस्ताव, जैसे किसी ने अपनी पार्लियामेंट्री जो ने प्रिविलेजेस दी हुई हैं, संसद के विशेष अधिकारों को उल्लंघन उठाने का प्रस्ताव, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी ने भी, हमको पता है कि मेंबर्स को कुछ विशेष अधिकार दिए हुए हैं, उनकी उल्लंघना करेंगे, सेम। क्वासी जुडिशियल, न्याय सदृश, ओके, जो काम कोर्ट का करे लेकिन एक्चुअली कोर्ट ना हो, एक्चुअली वहां जज ना बैठता, लाइक कोर्ट, ऐसी बॉडीज को हम कहते हैं क्वासी जुडिशियल। न्यायालय की तरह कार्य करना परंतु न्यायालय नहीं है, ओके। सो न्याय सदृश। कोरम, वो मिनिमम बंदे जो चाहिए, मेंबर्स जो चाहिए हाउस को चलाने के लिए, उसे कोरम कहते हैं। 1/10 होता है, एक 1/10, मतलब अगर आप लोकसभा ले लेंगे 543 मेंबर से, तो कितने मिनिमम मेंबर्स चाहिए कि हाउस चलेगा, तो 1/10 कर दीजिए, 54.3 आता है, तो राउंड ऑफ करे 55 आता है, तो 55 बंदे मिनिमम चाहिए ही चाहिए हाउस के फंक्शनिंग के लिए, उसे कोरम कहते हैं। न्यूनतम सदस्य संख्या, मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड ऑफिशियल्स, बैठक के लिए, वैधता के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्य संख्या। रिपब्लिक, गणराज्य, जहां पर वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो देश जहां का हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड हो, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी इलेक्टेड है, ऐसे देश को हम रिपब्लिक कहते हैं, जिसमें राष्ट्र अध्यक्ष जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं, जैसे इंडिया है, हमारे प्रेसिडेंट जो है लोगों ने चुने, भले इनडायरेक्टली चुने हुए। रेजिडुअरी पावर्स, आप देखेंगे अक्सर बोलेंगे कि यूनियन सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कंकरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को आप जब पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे, क्योंकि ये लिस्टें जो है, तो ये सब तो 1950s में लिखी गई, तब काफी ऐसी चीजें हैं जो अब डेवलप हो रही हैं, तब लिस्ट में है ही नहीं। ऐसे सब्जेक्ट जो लिस्ट में नहीं है, विद टाइम इवॉल्व हो रहे हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को कहते हैं रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। तो रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स क्या होते हैं, कुछ अलग नहीं है, वो सब्जेक्ट्स हैं जो लिस्ट में लिखे नहीं, ठीक है ना। आवश्यक शक्तियां, पावर्स नॉट मेंशन्ड बट असाइन्ड टू द यूनियन गवर्नमेंट, और इन सब को पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स हमेशा पार्लियामेंट के पास होते हैं, रेजिडुअरी पावर्स राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, ये चीज याद रखिएगा। सोवरेन, संप्रभु, जैसे हमारा पार्लियामेंट है, सोवरेन है, संप्रभु है, जो भी फैसला वो लेता है वो सब डिबेट, डिस्कशन, वोटिंग करके लेता है। कोई हमारे पार्लियामेंट के एक्सटर्नल बॉडी अमेरिका कोई भी इफेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज आवर पार्लियामेंट इज सोवरेन। सब जुडियस, हम ये वर्ड अक्सर सुनते हैं कि ये इशू सब जुडिशियस है, इस पे बोलना नहीं चाहिए, मतलब है न्यायिक विचाराधीन, कोर्ट में, ये इशू कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हमारा बोलना उचित नहीं होगा। अंडर द कंसिडरेशन ऑफ कोर्ट, नॉट फॉर पब्लिक डिस्कशन, न्यायालय में लंबित और सार्वजनिक चर्चा के से वंचित, ओके। तो ये सब वो वर्ड्स हैं। ऐसे ही दो वर्ड्स और देखेंगे अब, यूनिकैमरल, जैसे हमारे पार्लियामेंट के 2 हाउसेस है, लोकसभा राज्यसभा, बाई कैमरल है। स्टेट्स में आप मैक्सिमम स्टेट्स में देखोगे, सिवाय तांबुक के 6 स्टेट्स ऐसी हैं जो बाई कैमरल है, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल। मेजॉरिटी स्टेट्स इंडिया में यूनिकैमरल, एक ही हाउस है, लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यूनिकैमरल हो गया वो लेजिस्लेचर जिसमें एक ही हाउस हो, ओके, एक सदनीय, एकासदनीय, सिंगल चैम्बर लेजिस्लेचर, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली। मैक्सिमम स्टेट्स के वी हैव द यूनिकैमरल। एक सदनीय विधायिका, रिट तो आपको पता ही है, वो कोर्ट का ऑर्डर जो आपको आपके फंडामेंटल राइट्स वापस देगा, अदालत द्वारा अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया आदेश। तो ये वो सारे वर्ड्स थे जो आप रिपीटेडली सुनेंगे, और इनके मीनिंग्स अब आपके पास से एक पूरी बुकलेट है, डाउनलोड कर लीजिएगा इस बुकलेट को, बहुत काम आने वाली है आपकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी, हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस।